नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडे, माफियाओं और अराजक तत्वों का क्या अंजाम होता है, ये बात तो पूरा देश जानता है। सरकार सीधे अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से वसूली कराने का आदेश देती है, लेकिन सरकार की इस सख्ती के बावजूद दंगाइयों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जमकर तांडव मचाया। अरे सर, मैं हमसे कोई बात नहीं, काम कर रहा था, लेबरी कर रहा था सर, लेबरी करता हूँ। इन दंगाइयों ने जिस वक्त कानपुर में हिंसा मचाई, उस वक्त खुद योगी आदित्यनाथ जिले में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जिस तरह से हिंसा हुई, वो भला इसे कैसे बर्दाश्त कर पाते। शायद यही वजह है कि उन्होंने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए सीधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को कानपुर भेज दिया। योगी का आदेश मिलते ही अजयपाल शर्मा भी सीधे लखनऊ से कानपुर पहुंच गए और संभाल लिया जांच का जिम्मा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कानपुर में खुद कमिश्नर विजय सिंह मीणा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो भला सीएम योगी ने अजयपाल शर्मा को लखनऊ से क्यों कानपुर भेजा? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी चल रहा है, तो इसका जवाब जानने के लिए देख लीजिए 100 से ज्यादा अपराधियों को एनकाउंटर में ठोकने वाले तेज तर्रार आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा की ये हैरत अंगेज कहानी। कुछ लोग उन्हें सिंघम कहते हैं, कुछ लोग एनकाउंटर मैन, तो कुछ उनके स्टाइल के कायल हैं। अपराध के खात्मे के लिए उन्हें ना तो रात के अंधेरे की परवाह होती और ना ही अपराधियों की बंदूक से निकलती ताबड़तोड़ गोलियों की। वो हैं तो आईपीएस, लेकिन ऑटो में सवार होकर ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाते हैं। बदमाशों के एनकाउंटर के लिए ट्रक भी चलाने लगते हैं। जिसके नाम से बड़े से बड़ा डॉन भी डर जाता है, उसका नाम है डॉक्टर अजय पाल शर्मा। कड़क तेवर और पुलिसिया अंदाज, ना अपील ना दलील, फैसला ऑन द स्पॉट। सर मेरे को कुछ पता नहीं सर, यहाँ पे पहुँच कर तब मैं सुना इस बात को। तुझे किसने कहा है? मेरे को इस चीज़ को किसने कहा है? सर कुछ लोगों के नाम भेजे मैंने, 11 लोग। अजय पाल शर्मा अपने तेवर ही नहीं, काम के लिए भी मशहूर हैं। अपने फायर ब्रांड काम के चलते अजय पाल शर्मा अपने आला अधिकारियों की पहली पसंद है। सिर्फ आला अधिकारी ही क्यों, सूबे के सीएम हो या देश के पीएम, सभी इस अधिकारी की पीठ थपथपा चुके हैं। अपराधियों में खौफ का दूसरा नाम बन चुके अजय पाल शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर में आराम तलब पुलिस वालों की नींद हराम कर दी। उन्होंने एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया कि अगर काम नहीं किया तो पुलिस वालों को कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी। आज खास बातचीत में गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पब्लिक का दोस्त, बदमाशों के लिए काल, नाम है डॉक्टर अजय पाल। स्वागत है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत सारा लोग आपको बहुत सारे नाम से जानते हैं। लोग आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, कोई कहता है सिंघम। आपका रियल नाम क्या है? आप पब्लिक फेस बन चुके हैं, लेकिन किस नाम से आपको लोग जाने? मेरा नाम जो ओरिजिनल है अजय पाल शर्मा, वही मेरा, मुझे पसंद भी वही है और सभी करीबी उसी नाम से बुलाते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक ऐसी टर्म है जो मेरे ख्याल से, बिकॉज आई बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन बेसिकली, तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोई अच्छी टर्म मैं नहीं मानता अपने लिए, क्योंकि हर किसी की तरह मुझे अपना ही नाम अच्छा भी लगता है सुनने में भी। और बाकी जो एनकाउंटर वगैरह है, ये सिर्फ चांस की बात होती है। इतना ज़रूर है कि उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और जज्बा चाहिए काम करने के लिए, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हम जब यूपी पुलिस के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, 2011 बैच के आप आईपीएस हैं। इतने कम सालों में
कोई इस मुकाम पर पहुंच जाए, अपने आप में उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अभी ओपी सिंह जी आए थे, उन्होंने एक भरी मीटिंग में आपकी बहुत तारीफ़ की, तो ये सब क्या अच्छा लगता है? कुछ तो ख़ास बात रही होगी आप में। देखिए, काम जब करते हैं तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर किसी को अपने काम के एक्नॉलेजमेंट पसंद आती है। जब काम रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि हमेशा उसके पीछे एक सोच होती है, किसी भी काम के पीछे एक गुडविल की सोच होती है, एक पब्लिक वेलफेयर की सोच होती है। और जब उस नीयत से काम किया जाता है और उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, कोई भी व्यक्ति उसको रिकॉग्नाइज़ करे तो अच्छा लगता है, और अपने सीनियर्स करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक डेंटिस्ट थे और अचानक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए, तो इस बदलाव के पीछे की क्या कहानी है? कैसे आपने ये पूरा बदलाव देखा? देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन में था तो आई वांटेड टू बी अ सर्जन, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो उसी दौरान कुछ ऐसी एंड स्टेज में कुछ ऐसे वाक़या हुए, कुछ घटनाएं हुई जिससे कि लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। और सिविल सर्विसेज एक अलग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपके डिसीजंस जो हैं कई ज़िंदगियों पे ज़्यादा असर डालते हैं। तो वही एक सोच थी जिसके कारण से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था, और बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर भी हुआ, और उसके बाद में सर्विस में आने का मौका मिला। आपने एक हाल में एक व्यवस्था लागू की है, थानों में ग्रेडिंग सिस्टम की ये व्यवस्था क्या है? ज़रा हमारे दर्शकों को ये आप बताएंगे कैसे ये काम करता है? देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम जैसा कि हर किसी के बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं और 3 महीने बाद जब या क्वार्टरली जब एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में बच्चे का रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स के साथ में शेयर किया जाता है। उसमें पेरेंट्स को शेयर किया जाता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, किस सब्जेक्ट में मजबूत है, किस में कमज़ोर है, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, क्या टॉपर्स में आता है कि नहीं आता है। और जो एक थाना पुलिस की एक ऐसी यूनिट है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, और उसमें मेरिट के बिना किसी और फैक्टर का रोल नहीं प्ले होना चाहिए। इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का सिर्फ एक ही पीछे उसकी मंशा है, वो है उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना, और जो भी व्यक्ति इतनी ज़िम्मेदार पोस्ट पे है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, और अगर उस जिम्मेदारी को वो निभा पा रहे हैं तो ही वो उस पद की गरिमा को बढ़ाएं, अदरवाइज़ उनके लिए बाहर का रास्ता तैयार है। तो कैसे ये काम कैसे करता है, थानों पर लागू कैसे होता है? देखिए, पुलिस में कई ऐसे कार्य हैं, इसमें प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, क्राइम रोकने के लिए वो क्या कर रहा है, पब्लिक से कैसा व्यवहार कर रहा है, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको वर्कआउट कितनी तत्परता से कर रहा है, क्या जिस एरिया की जिम्मेदारी दी गई है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उनसे सेटिस्फाई हैं, उनके व्यवहार से, उनकी वर्किंग से सेटिस्फाई हैं, जितनी भी एजेंसीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर पे इम्पैक्ट उनका किस तरह का है मौके पर, इस तरह के तमाम ऐसे। क्योंकि जब पुलिसिंग, मेरा जो मानना ये है, पुलिसिंग ना सिर्फ एक प्रोफेशन है बल्कि पुलिसिंग एक लाइफस्टाइल है, और इस लाइफस्टाइल में अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, एक सौम्यता का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ों के लिए ये कोशिश की गई है इसको ग्रेडिंग सिस्टम की, और फ़िलहाल इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उसको एनालाइज़ किया जाएगा। फ़िलहाल अभी तक जो रिस्पांस मिला है वो काफ़ी वर्किंग में एक तत्परता भी आई है, और जो एक्शंस हैं वो देखने को मिले हैं पुलिस के द्वारा। एंड बाकी इसका रिव्यू अभी किया जाएगा, हर 15 दिन में हम इसका रिव्यू करेंगे, और क्योंकि नई एक व्यवस्था है तो इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश रहेगी, इसको हम मान करके चल रहे हैं। और जैसे समीक्षा में जो कमियां हमें आएंगी, कुछ पहलू कई बार छूट गए हों, या कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाए, जो कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको कम तवज्जो दी जाए, तो उस हिसाब से अभी इसमें ऑल्टरेशन किए जाएंगे। तो क्या हम ये मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि थानों में या थानों के कल्चर में बदलाव आ गया है सिस्टम के लागू होने के बाद? देखिए, बदलाव आ रहा है और बदलाव आएगा। किसी भी व्यवस्था की कामयाबी इस पे डिपेंड करती है कि उस व्यवस्था का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। और क्योंकि ये नई व्यवस्था है और हमारी कोशिश ये है कि ये कामयाब हो, उसको कामयाब बनाने के लिए इसकी रेगुलर समीक्षा, अधिकारियों का और कर्मचारियों का इसमें बराबर का पार्टिसिपेशन, और जहाँ जहाँ भी हमें कमी मिले उसमें हम सुधार करते रहें, उससे डेफिनेटली एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि यूपी के किसी ज़िले में इस तरह की व्यवस्था कभी लागू हुई हो। मैं
देखने की कोशिश भी कर रहा था, पर मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर सरकार की तरफ से या आपके सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कोई तारीफ मिली आपको? नहीं, देखिए अभी तो क्योंकि लागू की गई है और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स को शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा अभी गौतम बुद्ध नगर का ही एक तरह से प्रोजेक्ट है जो हमने अभी यहाँ पे शुरू किया है। जैसे इसके रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, जब समीक्षा इसमें रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी तो डेफिनेटली हम शेयर भी करेंगे और उसके बाद में कोशिश की जाएगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की। देखिए इसके पीछे एक कारण ये है कि जब भी कोई भी सिटीज़न जब रोड पे चलता है या अखबार में टीवी में किसी न्यूज़ को देखता है तो उसका एक अपना ओपिनियन होता है कि अगर मैं इस पोजीशन में होता तो शायद मैं ये कदम उठाता। आज से 7-8 साल पहले तक हम भी उसी तरह से सोचते थे, तो बस इतना है कि उस सोच को बरकरार रखा है। आज भी कोशिश करते हैं कि उसी सिचुएशन में अपने आप को ढाल करके देखें कि एक आम व्यक्ति जो सड़क पे चलने वाला है वो क्या उम्मीद रखता है, उसका क्या ओपिनियन है कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन पैदा हो तो उस पर वो क्या चाहता है कि पुलिस के अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है वो क्या कार्रवाई करे। तो सिर्फ एक एम्पैथाइज और उसी का तरीका है एक अपने आप को उस सांचे में ढाल करके देखने का। ऐसा हुआ है जब कभी ट्रक में बैठ कर के गए एज ए क्लीनर के तौर पे, तब देखा कि कहाँ पे पुलिस वाले जो है रोड पे खड़े होकर के परेशान कर रहे हैं पब्लिक को, किसी तरह की उगाई की शिकायत आ रही है। इसी तरह कई बार किसी अलर्टनेस चेक करने के लिए किसी गाड़ी की चेकिंग के लिए कहा तो नहीं पहचान पाए, लेकिन अच्छा लगा उन्होंने गाड़ी को रोका, चेक किया, अच्छे तरीके से चेक किया। तो ये तो सारे मीन्स हैं पुलिस के अलर्टनेस एक चेक करने के लिए कि एक आम जो व्यक्ति अगर घटना हो उसके साथ में तो उस केस में पुलिस का रिस्पॉन्स क्या रहता है। अमूमन ऐसा लोग सोचते हैं, मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन लोग सोचते हैं कि आईपीएस का जब भी जिक्र आता है या उसके नाम की चर्चा होती है वो लोग यही समझते हैं कि एसी में बैठने वाला होगा, बहुत सौम्य सा चेहरा होगा, बिल्कुल जैसा आप दिख रहे हैं इस वक्त। लोग ये भी सोचते हैं कि भला वो क्या ट्रक में बैठकर जा सकता है, क्या वो ऑटो में बैठकर कहीं जा सकता है एनकाउंटर करने के लिए, लोग ये पूछते हैं। आप ये कैसे कर लेते हैं? आपको तकलीफ़ नहीं होती? देखिए एक बड़ी स्पष्ट सी बात हमेशा ज़िंदगी में सोची है कि जहाँ नीयत है वहाँ मुराद पूरी होती है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कठिनाई आती है, और कठिनाई आती भी है तो इतना जज्बा आपके अंदर होना चाहिए आप उस चीज़ को फेस कर सकें। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जस्टिफाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसी को करने का प्रयास हमेशा किया जाए। पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है, वो शायद कहते नहीं कभी, पॉलिटिकल प्रेशर या फिर पब्लिक प्रेशर। आपने शामली में योगदान दिया, अब आप नोएडा में योगदान दे रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में योगदान दे रहे हैं। क्या कभी आपने प्रेशर महसूस किया या कभी कोई दबाव आप पर डालने की कोशिश हुई, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या कोई और दबाव? देखिए प्रेशर एक इंसान के ऊपर चाहे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो हो, प्रेशर किसी व्यक्ति पे उतना आता है जितना वो लेना चाहता है। लेकिन आप पुलिस वालों से तुलना नहीं कर सकते। नहीं, हर डिपार्टमेंट में हर पोस्ट पे प्रेशर उतना ही आता है जितना आप लेना चाहते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं लेना चाहते तो आपके ऊपर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डाल सकता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि प्रेशर डालने की कोशिश की गई, आपने नहीं लिया? देखिए हर व्यक्ति को कोशिश करता है कि उसकी बात जो है उसकी मानी जाए, उसकी बात सुनी जाए, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम मेरिट पे, फैक्ट्स के आधार पे चीज़ों को करें। और अब तक जो चाहा है जस्टिफाई, हर एक्शन जो है जस्टिफाइड एक्शन ही करता, कामयाबी मिले। ये देखिए हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि कोई व्यक्ति अपराध ना करे। उसके लिए हम तमाम जितने भी पुलिस के पास संसाधन हैं उसको इख्तियार करते हैं, जिसमें चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शंस की बात की जाए, चाहे वार्निंग देने की बात की जाए, तो पूरा प्रयास रहता है। पब्लिक को अवेयर किया जाता है कि क्राइम से बचने के क्या तरीके हैं, क्राइम अगर होता है तो उसके मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है क्रिमिनल, अगर चोर चोरी करता है तो उसमें कैसे बचा जा सकता है, अगर रास्ते में लूट होने का खतरा उससे कैसे टाला जा सकता है, किसी का मोबाइल छीनने से कैसे बचा जा सकता है। ये सारे तरीके कोशिश की जाती है कि पब्लिक तक रीच बनाएं और उनको ये बताएं। और इसी तरह से क्रिमिनल्स जो हैं उनके खिलाफ जितने प्रिवेंटिव एक्शन हैं उसको हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर कोई पुलिस पार्टी जो अरेस्ट करने जा रही है उसको, और उसके ऊपर वो पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर रहा है जो, या किसी तरह का अवैध रूप से कोई फोर्स इस्तेमाल हो रही है उसके द्वारा या उसके साथियों के द्वारा, परिजनों के द्वारा, तो ये फुल राइट्स हैं पुलिस के पास में कि उसको एप्रीहेंड करें किसी भी तरीके से, जितना नेसेसरी फोर्स हो उसको यूज़ करें। उसमें कई बार एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। अगर चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ, चाहे शामली की बात करूँ, सैकड़ों ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अरेस्ट हुए हैं, और चुनिंदा कुछ क्रिमिनल्स हैं जो मारे गए हैं और कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो घायल हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि मौके पे क्या स्थिति पैदा हो रही है।
देखिए इसमें जो इनकाउंटर्स हैं ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है मौके पर। अगर मैं 2 जनवरी की बात करूं तो हमने भी अपना साथी इसी तरह की मुठभेड़ में खोया है, और दूसरा साथी हम खोते खोते बचे हैं। जब किसी व्यक्ति के 3 गोलियां लगी हों और वो बिस्तर पे पड़ा हो और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है, फिर भी अगर कोई उस पर सवाल उठाने का चाहे तो फिर ये तो उसकी सोच जो है। नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं और हम हर दिन खबरें पढ़ते हैं पुलिस वालों की, और हमने कई खबरें पढ़ी हैं कि पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए आपका क्या जवाब है? उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने 7 हत्याएं कर रखी हैं या 12 हत्याएं कर रखी हैं, तो क्या उन लोगों ने पहले उनके मानवाधिकार के बारे में बात करी थी जिनकी हत्या की गई थी? क्या उन 7 लोगों के मानवाधिकार की बात करी थी? क्या उन 12 लोगों के मानवाधिकार की बात करी थी? अगर उन्होंने तब उनके मानवाधिकार की बात करी है तब तो आज की डेट में वो हक रखते हैं किसी और की बात करने का। अगर उन्होंने पहले उनके वो संवेदनाएं नहीं जाग पाई तो आज अचानक से क्यों जाग रहे हैं? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जस्टिफाई होनी चाहिए और मानवता हर किसी के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ एक पक्षीय सोच नहीं रखनी चाहिए। और अगर कोई पुलिस कर्मचारी की गोली से कोई बदमाश मारा गया है तो उसके पीछे कारण भी देखने चाहिए, उस फैमिली की कंडीशन को भी देखना चाहिए जिसके घर वालों का ब्रूटली मर्डर किसी के द्वारा किया गया। और शामली की बात करूँ, 2 भाई मारे जाते हैं दिन दिहाड़े, शाम को रंगदारी मांगी जाती है, सुबह तक नहीं दी जाती तो दोपहर को हत्या कर दी जाती है दिन दिहाड़े सड़क पर। तो बाकी जो आसपास के लोग हैं वो क्या करेंगे? पलायन नहीं करेंगे और करेंगे क्या? तो इसलिए ऐसे जो बदमाश हैं जो 3-3 पुलिस वालों की हत्या कर चुके हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि आप जब वहाँ पर जाएंगे वो बड़ी शांति से आपके सामने सरेंडर कर देंगे? ये सिर्फ कहने सुनने की बातें होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं कि आपने कहा हाथ ऊपर खड़े करने के लिए और उसने हाथ खड़े कर दिए। वहाँ जब मौके पे दबिश दी जाती है तो पता नहीं लगता किस जगह से कहाँ से फायरिंग हो रही है।